आप सभी को सूचित करना चाहेंगे माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का आगमन सीएजी के प्रांगण में हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए जाएंगे। उसके पश्चात आप हमारे बीच मंच पर उपस्थित होंगे। उनके स्वागत में श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी एवं सुश्री रेबिका मथाई, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, माननीय मुख्य अतिथि महोदय महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री ओम बिरला जी just offered a floral tribute to the statue of Mahatma Gandhi ji. आप सभी से निवेदन है, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का। कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में आप सभी से निवेदन है, खड़े हो जाएं। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। नमस्कार। माननीय मुख्य अतिथि माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, मंचासीन भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी, सीएजी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सीएजी के राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारीगण, सीएजी के लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड के माननीय सदस्य, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उपस्थित वरिष्ठ अधिकारीगण, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य और आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का चौथे ऑडिट दिवस के आयोजन के समारोह में हार्दिक स्वागत है। भारत की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संस्था दुनिया में सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक है। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रमंड ने पहले ऑडिटर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर ऑडिट दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का यह समारोह लेखा परीक्षकों की पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में
महत्वपूर्ण भूमिका एवं उनके समर्पण और अखंडता को सम्मानित करने के साथ साथ संस्थान के इतिहास और विरासत को चिन्हित करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारतीय संस्कृति में दीप प्रज्वलन का एक विशेष महत्व है। भारतीय परंपरा में हम शुभ कार्य की शुरुआत देव आह्वान के साथ दीप प्रज्वलन द्वारा करते हैं और आज के इस शुभ अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन सम्माननीय अतिथियों से निवेदन है कि आप दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जोरदार तालियां आज के इस आयोजन के पारंपरिक शुभारंभ के लिए माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। हार्दिक धन्यवाद सर। ऑडिट दिवस के इस प्रथम अवसर पर आज हमारे बीच उपस्थित माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की उपस्थिति हम सभी के लिए प्रेरणात्मक है और निवेदन है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी से कि आप कृपया एक स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय श्री ओम बिरला जी का स्वागत और सम्मान करें। हार्दिक धन्यवाद सर और बहुत बहुत स्वागत आज के इस प्रथम अवसर पर, आज के इस समारोह में, आज के इस ऑडिट दिवस पर। और अब निवेदन है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से कि आप स्वागत भाषण के साथ चौथे ऑडिट दिवस समारोह के आयोजन की महत्ता पर अपने विचार साझा करें। तालियों के साथ स्वागत श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी का। Honorable Speaker, Lok Sabha, Sri Om Birla ji, respected former Controller and Auditor Generals of India, esteemed members of the Audit Advisory Board, members of the senior management, dignitaries present here, colleagues, ladies and gentlemen. It is my privilege and honor to welcome you all to this august gathering to celebrate the momentous occasion of the fourth Audit Divas. I extend our heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Speaker of the Lok Sabha, for gracing us with his presence today. Sir, we are truly grateful to you for setting aside time to join us. Audit Divas, celebrated on 16th November, commemorates the appointment of India's first Auditor General in 1860, marking a significant milestone in the establishment of effective financial oversight. The celebration of spotlights the historic origin of the Indian Audit and Accounts Department and the contribution it had made to the good governance, transparency, and accountability over the last 164 years. Each year, we observe Audit Divas through a series of events aimed at rekindling our dedication to our mission and reaffirming our commitment to good governance. These initiatives embody our relentless pursuit of excellence in public sector audit and accountability, reflecting our unwavering resolve to uphold the highest standard of integrity and service. It is also an occasion to engage with the stakeholders through events that spread awareness of the role of CAG in India in the constitutional scheme of governance. Over the first few years, one of our endeavors
has been to provide timely critical insight to those charged with the governance. Recognizing that accounting and auditing are the cornerstone of public financial management, we have ensured timeliness in submission of accounts and strengthened the quality of reporting on state finances with the overall objective of improving public financial management in the country. I am pleased to inform you that as a result of our sustained efforts, we are now submitting monthly accounts in several states by 10th of the next month as against the target at 25th. On the audit side, we have streamlined our processes to direct attention on topics of social relevance that have bearing on people's lives and livelihoods, their access to benefits and resources, as also issues of equity and sustainability. As these are common topics across the states, we have developed a strategy for adopting a uniform approach to audit of this topic across all states in a coordinated manner. An institutional mechanism has been set up to synchronize the audit efforts right from the planning stage to facilitate regular exchange of technical inputs, developing other touch points and mechanisms to achieve the desired outcome. Some of the horizontal audits are already undertaken include hospital management, local governments, and waste management. Horizontal audits in sectors like blue economy, public health infrastructure, and management of health services are underway, and many more topics of public relevance have been planned for the audit in the coming year. In the dynamic technological landscape, as government increasingly use AI and emerging technologies to provide services, there are numerous risks ranging from privacy breaches, algorithmic biases to social exclusion. I am happy to share that as an organization, we are deeply cognizant of these developments and are engaging closely with emerging technological trends for enhancing the effectiveness of auditing and accounting practices in such a landscape. Our Center for Data Management and Analytics not only provides guidance to field offices on data analytics, but also functions as a pioneering research and development hub for data analytics for the future. Honorable Sir, we are very proud that today we have an end-to-end enterprise-wide IT system for audit process automation called the One IAD One system. It is a matter of great pride to inform this august gathering that our prowess in information technology has been recognized globally, and we are providing capacity building support in information technology audits in multilateral forums as well as bilaterally to several supreme audit institutions as far away as Jamaica. In the quest for strengthening auditing and accounting practices, all officers of the CAG's organizations are encouraged to think out of box and adapt to change technological and governance environment by experimenting with new techniques with help in nurturing creativity in methodologies, economy in operations, and result in better execution of functions. Every year, we publish some of the best practices and innovations successfully employed in the offices in a compendium titled The Catalyst in Pursuit of Good Governance. This is not only promotes the adoption of similar good practices across the organization, but also showcases our competence to our stakeholders and builds their confidence and trust in the work. Another focus area of the institution over past few years has been audit of the third-tier government. The local government, in my view, this is critical for enhancing transparency and accountability in governance. As a first step, we decided to conduct a horizontal audit across states on implementation of the 74th Constitutional Amendment Act to assess the extent of achievement of the targeted devolution of local bodies. And so far, audit reports on the subjects have been presented before 18 state legislatures. In addition, major audit findings and recommendations from reports of the 18 states have been collated in a form of a compendium. I am happy to share that an international training center, International Center for Audit of Local Government, in short ICAL, was inaugurated on July 18, 2024 at Rajkot, Gujarat. This is the first of its kind training institute to enhance the capacity building and independence of local government auditors
with the objectives of improving financial performance, service delivery, and data reporting in local governments. ICAL builds on SAI India's successful track record with other international training centers like ICISA and ICED. It furthers our commitment to enhancing local governance audit and promoting global knowledge sharing and collaboration among Supreme Audit institutions. Through workshops and peer exchanges, this training center is intended to share best practices and effective auditing guidelines, underscoring the vital role of local governance in sustainable development and economic growth. We are constantly striving to design tailor-made approach to communicate more effectively with our stakeholders. Recently, we have brought out compendium synthesizing audit observations and recommendations on other sectors like education, energy, and CPSEs. We are confident that the value-added products will serve as the valuable resource to policymakers, academia, research scholars, and readers, fostering constructive action and improving the governance environment. CAG's organization is a knowledge-based organization, and our employees are our big assets. We have strong workforce of more than 41,000 persons in India and abroad. To recognize and reward excellence in work, we have instituted CAG's Award for Innovation and Excellence in Public Auditing and Accounting. These awards are given to teams that have demonstrated remarkable innovation in excellence in specific projects, as well as to offices that have shown outstanding performance. The awards will be presented during the afternoon today. Honorable Sir, today I am delighted to share some remarkable development relating to our role in the audit of international organization. The CAG of India has been re-elected as an external auditor for the World Health Organization and Organization for Prohibition of Chemical Weapons. Also, presently, we are also the external auditor of the International Labour Organization, International Atomic Energy Agency, and Food and Agriculture Organization. These appointments not only reflect our standing among the international community, but also highlights our commitment to uphold the highest standards of professionalism, integrity in audit practices, and to ensure transparency, accountability in vital international organizations. In addition to playing leading role in multilateral audit forums and auditing international organizations, we have pursued with vigor a policy of strengthening bilateral relations with other Supreme Audit institutions. We have MOUs with more than 25 Supreme Audit institutions now. And this had led to healthy exchange of ideas, experience, and best practices in the domain of public sector auditing with our audit fraternity from other nations. Honorable Speaker, sir, the CAG India assumed the chair of Asian Organization of Supreme Audit Institution, ASSOCI, for the term 2024 to 2027. We hosted the 16th ASSOCI Assembly and related events from 21st to 27th September 2024 in New Delhi this year. This event, inaugurated by the Honorable President of India, brought together about 200 delegates from ASSOCI member nations and representatives from international organizations like INTOSAI and IDI. It provided a significant opportunity for the Supreme Audit institution across Asia to converge, share insights, and shape the strategic direction of the ASSOCI. As the saying goes, in preserving our history, we honor our past, understand our present, and inspire our future. I am filled with pride and gratitude to announce that SAI India this year established a unique museum, the Chadwick House Navigating Audit Heritage, located at Simla. This marks a significant milestone in the preservation and celebration of the institution of C&AG and its rich heritage and contribution to the nation's governance. The 10 distinct, well-curated galleries of the museum offer visitors a comprehensive understanding of the institution and its history, and it is a repository of knowledge and source of inspiration of a future generation of auditors. Honorable Sir, the CAG organization is fully committed to the service of the nation. With high-quality accounting and audit practices, we will continue to serve dependable aid for good governance, inclusive growth, and sustainable development for the benefits of citizens of this country. I conclude by once again welcoming the Honorable Speaker of the Lok Sabha and the distinguished guests to the 4th
ऑडिट दिवस। जय हिंद। हार्दिक धन्यवाद सर। आज ये हम सब के लिए सम्मान की बात है कि इस महत्वपूर्ण अवसर पर भारत के माननीय लोकसभा अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति से हम सभी सम्मानित हैं। श्री ओम बिरला जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें और तालियों के साथ स्वागत श्री ओम बिरला जी का। चौथे ऑडिट दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। दुनिया के अंदर भारत का नियंत्रक लेखा परीक्षक संगठन जिस जवाबदेही के साथ, जिस पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, आज पूरी दुनिया में उसकी विशेषता, प्रामाणिकता बढ़ी है। एक लंबी विरासत 161 वर्ष की इस संगठन की रही है और इस 161 वर्ष के अंदर इस संगठन ने समय के साथ बदलती चुनौतियों, बदलते अवसरों को ध्यान में रखते हुए अपनी ऑडिट प्रणाली के अंदर भी नई तकनीकी का, नए नवाचारों का उपयोग करते हुए कैसे पारदर्शिता लाई जा सकती है, इस संगठन की उपयोगिता भी बढ़ी है और इस संगठन के मार्गदर्शन के रूप में भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। कोई समय था जब ऑडिट को आलोचका के रूप में देखा जाता था, लेकिन जिस देश ने अपनी ऑडिट प्रणाली को जितनी जवाबदेही बनाया, उस देश ने वित्तीय अनुशासन भी आया, वित्तीय पारदर्शिता भी आई और उन नीतियों, योजनाओं के माध्यम से समय समय पर सरकारी धन का व्यय करते समय उसकी उपयोगिता का आकलन भी हुआ। उसके कारण समय समय पर ऑडिट प्रणाली को विश्वसनीय बनाने में आप सबकी बहुत बड़ी भूमिका है और मैं कह सकता हूं कि गिरीश चंद्र जी मुर्मू जी के नेतृत्व में और हमारे पूर्व कई नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक जिनका बहुत बड़ा योगदान इस संस्था को विशेषता प्रमाणित बनाने में रहा, उनको भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। और उसके साथ साथ आज यहाँ पर सभी लेखा परीक्षक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, अर्थशास्त्री, विभिन्न मंत्रालय और देश भर में इस संगठन के जुड़े हुए सभी पदाधिकारी शुभकामना और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस संस्था की विशेषता, प्रामाणिकता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और मुझे खुशी है कि सीएजी को एएसओ एसआई का भी इस बार 2024 से 2027 के बीच में अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ है। संसद में भी समय समय पर मैं देखता हूं
कि दुनिया के देश हमारी इस लेखा परीक्षा का अध्ययन करने आते हैं, सीखने आते हैं और प्रयास करते हैं कि हम भारत की लेखा परीक्षा को अपने आप अपनाएं। और इसीलिए हमारी संस्था प्राइड के अंदर भी समय समय पर जब लोकसभा के कई मान्य सदस्य अधिकारी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ वो भारत की CAG ऑडिट प्रणाली का प्रशिक्षण प्राप्त करने और सीखने के लिए भी कम से कम 50 देश के अधिकारी कर्मचारी समय समय पर भारत में आते हैं। यह हमारी विशेषता है, प्रामाणिकता है इस संगठन की, जिसने विश्व स्तरीय लेखा परीक्षक ऑडिट प्रणाली को एक बेहतरीन और दुनिया के लिए एक मार्गदर्शन भूमिका के रूप में निभाई। मेरा मानना है कि किसी भी देश के अंदर, चाहे CAG हो या अन्य ऑडिट प्रणाली हो, वो जितनी पारदर्शिता के साथ काम करेगी उतने ही हम वित्तीय अनुशासन भी बना कर रखेंगे और उसके साथ साथ जिन योजनाओं, जिस मद के लिए धन का संसद ने मांगे पारित की है, उस धन का सदुपयोग भी कर पाएंगे। ऑडिट केवल ऑडिट करना नहीं है, ऑडिट के साथ उस विभाग की कार्यकुशलता, उस विभाग की दक्षता, उस विभाग के अनुशासन और उस विभाग की कार्य उत्पादकता बढ़ाने में भी ऑडिट प्रणाली मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। और उसी के साथ उस देश के अंदर सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन लाने में जितनी हमारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो धन दिया है, उस धन का उपयोग सामाजिक कल्याण की योजना में हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, उसके क्या प्रभाव पड़े और भविष्य के अंदर उस प्रणाली को और बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से कौन सी सामाजिक योजनाओं के अंदर किस धन के आवंटन से उस देश के लोगों के सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ, इसका मार्गदर्शन देने का काम भी CAG निश्चित रूप से करता आया है। और आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया बदल रही है। उस बदलने के साथ साथ भारत ने अपने हर व्यवस्था को परिवर्तन करने का काम किया है, हर संगठन में पारदर्शिता लाने का काम किया है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोकतंत्र के अंदर वित्तीय अनुशासन हो, वित्तीय पारदर्शिता हो, इसके लिए जो हमारी संसदीय समिति होती है, उस संसदीय समिति में ये परंपरा रही है कि प्रतिपक्ष का वरिष्ठ सदस्य उसका चेयरमैन होता है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि हमने जो धन खर्च किया है, जो व्यय किया है, उस व्यय का कितना डिसिप्लिन, कितना अनुशासन है, उसके लिए उस लोकतंत्र में जो प्रतिपक्ष का बड़ा दल होता है, उस प्रतिपक्ष के दल के अध्यक्ष और सभी माननीय दलों के सदस्य उसमें रहते हैं, ताकि हम ऑडिट के हर पैरे का ठीक से विश्लेषण कर सकें, मूल्यांकन कर सकें और डेमोक्रेसी के अंदर जो माननीय सदस्य हैं,
जो अपने अपने इलाकों के अंदर सरकार की नीतियों कार्यक्रमों की समय समय पर समीक्षा भी करते रहते हैं, सकारात्मक आलोचना भी करते हैं, सकारात्मक दिशा भी देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देश के अंदर वही लोकतंत्र सशक्त मजबूत होगा जहां का वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, पारदर्शी होगा। और भारत ने ये परंपरा हमेशा लागू की है। और इसी के साथ साथ संसदों के अंदर, विधानसभाओं के अंदर जब ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाती है, उसके बाद उस ऑडिट रिपोर्ट पर हर पेरे पर भी माननीय सदस्य अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, जहाँ आवश्यकता है आलोचना भी करते हैं और जहाँ आवश्यकता हो तो सकारात्मक विचार भी रखते हैं। इससे समाज जीवन के अंदर, लोकतंत्र के अंदर जो जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी समय समय पर ऑडिट रिपोर्ट के बाद आती रहती है। मुझे आशा है जिस प्रभावशाली तरीके से आप लंबे समय से काम कर रहे हैं, मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूं। आपने समय समय पर कई संस्थाओं का गठन भी किया है, जयपुर में, नोएडा में, गुजरात में। आपने बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर उन संस्थाओं के माध्यम से अपने संगठनों को और बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रभावशालीता बनाने के लिए समय समय पर बहुत बेहतरीन काम किए। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और मुझे आशा है सीएजी बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर भारत का सीएजी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे। हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पेरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी समीक्षा कर सकते हैं, ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। और विशेष रूप से आपके द्वारा भी जिस ईमानदारी, कर्मठ और कार्यकुशलता से काम किया जा रहा है, जिसके कारण इस संगठन की क्षमता तो बढ़ी रही है, लेकिन संगठन की विशिष्टता भी बढ़ रही है। आने वाले समय में हम इस संगठन को बदलती परिप्रेक्ष्य में कैसे अधिक उपयोगी बना सकते हैं, और आपका बहुत बड़ा, इस संस्था का बहुत बड़ा मार्गदर्शन होगा देश की अन्य संस्थाओं के लिए, देश के विभागों की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के लिए। और निश्चित रूप से हम सबका एक ही संकल्प है कि आने वाले समय के अंदर हम भारत को सशक्त, समृद्ध और प्रभावशाली बना सके, दुनिया में भारत को विकसित भारत बना सके। और विकसित भारत सपने को पूरा करने के लिए वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता किसी देश की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, और आपने इस भूमिका को निभाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं चतुर्थ ऑडिट दिवस पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप इसी तरीके से समर्पण, सेवा, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से काम करते हुए इस संगठन के माध्यम से देश में एक प्रभावशाली तरीके से हम वित्तीय अनुशासन लागू करते हुए देश के, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.